आपका साथ हमें और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। अरे वो कुंभकर्ण के चचेरे भाई, उठ जा। कब तक इस खटोले को तोड़ता रहेगा? देख, सूरज तेरे सर पे नाच रहा है और तू अभी तक सपनों के लड्डू चल रहा है। पड़ोस के बिरजू ने तो सुबह सुबह 2 गट्ठर लकड़ियां भी फाड़ दी और तेरे यहाँ चूल्हा जलाने के लिए एक तिनका तक नहीं है। शर्म बेच खाई है क्या? उठ और जा जंगल, वरना आज का खाना भी सपनों में ही चखना, बता रही हूँ। उफ गौरी, तू तो सवेरे सवेरे इंजन की तरह बजने लगती है। अभी तो मेरी ठंडी हवा लगनी शुरू हुई थी और तूने आकर महाभारत छेड़ दी है। अरे वो लकड़ियां कहीं भागी जा रही हैं क्या? पेड़ तो अपनी जगह ही खड़े रहेंगे। थोड़ा चैन से सो लेने दे। रात भर मच्छरों ने ऐसा युद्ध लड़ा है कि शरीर टूट रहा है। अब जाकर आंख लगी थी और तूने आकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। मच्छर नहीं, तेरा ये मोटा आलस तुझे काट रहा है। सारा गांव तुझे आलसी नंबर 1 कहता है और मेरी किस्मत को रोता है कि कैसा निकम्मा मर्द मिला है। घर में राशन का डब्बा खड़खड़ा रहा है, चूहों ने भी भूख के मारे घर छोड़ दिया और तुझे सोने की चिंता है। आज अगर तू खाली हाथ घर लौटा तो इस चौखट के अंदर कदम मत रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, सुन लिया तेरा रोज का राग। तू क्या समझेगी मेरी इस साधना को? नींद लेना भी एक कला है गौरी, जो हर किसी के बस की बात नहीं। जा तू अपना काम कर, मुझे थोड़ा और मन लगाने दे। जैसे ही ये धूप थोड़ी कम होगी मैं खुद ही उठकर चला जाऊंगा। अभी तो पंछियों ने भी ठीक से आंख नहीं खोली और तूने मेरी नींद खराब कर दी। थोड़ा और सोने दे मुझे। बैठी रहूंगी क्या यहाँ तेरी आरती उतारने के लिए? गांव की दूसरी औरतें गहनों की बात करती हैं और मैं एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही हूँ। अगर आज सूरज ढलने से पहले तूने लकड़ियों का ढेर यहाँ नहीं लगाया तो याद रखना माधव, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और फिर तू अपनी इस नींद के साथ ही पूरी जिंदगी बिताना। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अरे जा, रोज यही कहती है। तेरी माँ का घर भी तो इसी गांव के उस पार है। ज्यादा शोर मत मचा, मेरा सर चकरा रहा है। बस 10 मिनट और, फिर देखना मैं जंगल को कैसे खाली कर देता हूँ। अभी तो सपनों में मैंने आधा जंगल काट भी दिया है। बस मुझे उस कुल्हाड़ी को उठाने की हिम्मत जुटाने दे, फिर देखना मेरा जलवा। तुझसे बात करना एक पत्थर पर सर मारना है। सो जा जितनी मर्जी हो, पर याद रखना खाली पेट जब नींद उड़ेगी तब तुझे मेरी बातें याद आएंगी। मैं जा रही हूँ पानी भरने। वापस आकर अगर तुझे यहीं पाया तो ये घड़ा तेरे सर पर ही फूटेगा। भगवान ने मुझे किस जन्म की सजा दी है जो तेरे जैसा आलसी पल्ले बांध दिया। गौरी तो गुस्से में चली गई, पर माधव पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि मुखिया जी ने डकैतों को लेकर पंचायत बुलाई है। माधव का पड़ोसी बिरजू तेजी से उधर जा रहा था। तभी उसकी नजर बाहर सो रहे माधव पर पड़ी। अरे माधव, ओ भाई माधव, अभी तक पड़ा है यहाँ? मुखिया जी ने पूरे गांव को बरगद के नीचे तलब किया है। बड़ी भारी मुसीबत आई है गांव पर। सारा गांव वहाँ पहुँच गया और तू यहाँ मजे से टांग फैलाए घोड़े बेचकर सो रहा है। उठ जल्दी, ये जरूरी खबर है, वरना बाद में बहुत पछताएगा। चल मेरे साथ, डाकू गब्बर सिंह की दहशत बढ़ती जा रही है। कुछ तो शर्म कर। अरे बिरजू भाई, तुम भी ना चैन से सोने दोगे या नहीं? मुखिया जी को क्या काम पड़ गया इस दोपहरी ने? रोज तो पंचायत बैठती है, वही गाय भैंस के छोटे मोटे झगड़े। मुझे क्या लेना देना उन पंचायती बातों से? मेरा तो ये बिस्तर ही मेरा राजपाट है। तुम जाओ, जो भी बात हो मुझे शाम को बता देना। वैसे भी मुखिया जी की लंबी बातें सुनकर मुझे और ज्यादा नींद आने लगती है। अरे मूर्ख, ये कोई छोटा झगड़ा नहीं है। गब्बर सिंह के गिरोह ने हमारे जंगल में डेरा डाला है। मुखिया जी ने उसकी गर्दन पर इनाम रखा है। तू यहाँ सोता रहेगा और वो डकैत तेरा घर लूट ले जाएंगे। अपनी आंखों से आलस की पट्टी हटा और देख के पूरा गांव किस खतरे में है। चल, वरना मुखिया जी तुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे जाने भी दो बिरजू भाई, डाकू आएगा तो पहले मुखिया की हवेली लूटेगा। मेरे पास क्या है जो वो लेने आएगा? फटी चारपाई या ये टूटी लाठी? तुम जाओ और इनाम जीतो। मुझे तो बस एक मीठी नींद का इनाम चाहिए। डाकू भी इंसान ही होते हैं, उन्हें भी आराम की जरूरत होती होगी। जाओ भाई, मुझे डिस्टर्ब मत करो। बिरजू हार मानकर पंचायत में भाग गया। वहां बरगद के नीचे सन्नाटा पसरा था। मुखिया जी ने अपनी गूंजती हुई आवाज में उस खतरनाक डकैत का जिक्र किया और गांव वालों के होश उड़ गए। चंदनपुर के भाइयों और बहनों, हमें पक्की सूचना मिली है कि खूंखार डकैत गब्बर सिंह
अपने खतरनाक साथियों के साथ हमारे पास के जंगल में छुप कर बैठा है। वो कब हम पर हमला कर दे और हमारी मेहनत की कमाई लूट ले, कोई नहीं जानता। इसलिए पंचायत ने तय किया है कि जो भी वीर उस गब्बर सिंह को पकड़वाएगा उसे हम 1000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। क्या कोई है बहादुर? आज तो नींद ने सारा बदन तोड़ दिया है। लगता है शाम हो गई। सूरज भी कितनी जल्दी छुप जाता है। अभी तो आंख लगी थी। ओ बरी, कहाँ हो तुम? जरा जल्दी से थाली लगा दो। पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। आज दिन भर की थकान के बाद कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो मजा आ जाए। सुन रही हो ना? जल्दी से खाना परोस दो। खाना? शर्म तो तुम्हें आती नहीं माधव, बस मुंह उठाकर खाना मांगने चले आए। सारा गांव पंचायत में खड़ा डकैतों के डर से कांप रहा है और मुखिया जी ने 1000 मोहरों का इनाम रखा है, पर तुम्हें अपनी नींद और भूख की पड़ी है। आज से इस घर में चूल्हा तभी जलेगा जब तुम कुछ कमा कर लाओगे। भूखे मर जाओ, पर मैं रोटी नहीं दूंगी। अरे तो इसमें मेरा क्या दोष? पंचायत तो रोज बैठती है, क्या हर बार खाना छोड़ दूं? और वो डकैत, वो क्या हमारे घर का रास्ता जानते हैं? तुम तो छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ला, अब ज्यादा गुस्सा मत कर और चुपचाप खाना दे दे। आज बहुत भूख लगी है। कल देखूंगा कि कौन सा डकैत कहाँ छिपा है। आज बस सोने दे चैन से। कल कभी नहीं आता माधव। तुम जैसे आलसी आदमी के लिए तो मौत भी कल ही आएगी। सारा गांव कहता है कि गौरी का पति नामर्द है जो अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। मुखिया जी ने साफ कहा है कि गब्बर सिंह को पकड़ने वाला माला माल हो जाएगा, पर तुम तो अपनी परछाई से भी डरते हो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, अगर तुम खाली हाथ लौटे। बस, बहुत सुन लिया तेरा ताना। तूने आज मेरी मर्दानगी पर चोट की है गौरी। तुझे लगता है कि मैं सिर्फ बिस्तर तोड़ना जानता हूँ? आज मैं तुझे और इस पूरे गांव को दिखा दूंगा कि माधव जब ठान लेता है तो क्या कर सकता है। जब तक उस गब्बर सिंह को पकड़कर मुखिया के चरणों में नहीं डाल देता, इस घर की चौखट नहीं लांघूंगा। ये मेरा वादा है। अब तू अपनी मोहरे गिनने की तैयारी कर। बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। गब्बर सिंह को पकड़ोगे? तुमसे तो घर का चूहा नहीं पकड़ा जाता। जाओ, देखूंगी कितनी बहादुरी दिखाते हो। अगर कल सुबह तक तुम उस डकैत की खबर लेकर नहीं आए तो समझ लेना कि तुम्हारा घर हमेशा के लिए बंद हो गया। हिम्मत है तो कदम बढ़ाओ, वरना चुपचाप कोने में जाकर सो जाओ। देख लेना गौरी, आज की रात चंदनपुर के इतिहास में लिखी जाएगी। मैं अभी इसी वक्त जंगल जा रहा हूँ। डकैत हो या यमराज, आज माधव की लाठी का स्वाद सबको चखना पड़ेगा। तू बस दुआ कर कि मैं सही सलामत लौटूं, वरना तुझे अपनी बातों पर पछताना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने। हाँ हाँ, जाओ। लौटकर तभी आना जब हाथ में डकैत की गर्दन या मोहरों की थैली हो। खाली हाथ आए तो ये लाठी पीठ पर पड़ेगी, याद रखना। भगवान भला करे इस आलसी का। पता नहीं जोश में कहाँ जा रहा है, पर कम से कम आज इसने कुछ तो हिम्मत दिखाई। जा माधव, दिखा दे दुनिया को अपनी ताकत। बाप रे, कितना अंधेरा है यहाँ, कुछ सोच भी नहीं रहा। अरे, ये गुफा के बाहर चप्पलें किसकी पड़ी है? लगता है मुखिया जी की बात सही थी। इसी गुफा से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही हैं। माधव बेटा, संभल कर, कहीं गब्बर सिंह यहीं ना हो। मुझे पास जाकर छुपकर देखना चाहिए कि अंदर कौन है। अरे ओ कालिया, सुना है उस चंदनपुर के मुखिया ने हमारी गर्दन पर 1000 मोहरों का इनाम रखा है। उसकी इतनी हिम्मत! उसे क्या लगता है कि गब्बर को पकड़ना कोई बच्चों का खेल है? कल सुबह होते ही उसकी हवेली पर धावा बोलेंगे और उसे बताएंगे कि इनाम मांगने वालों का हश्र क्या होता है। हमारी दहशत आसपास के 10 गांवों में होनी चाहिए। सरदार मुखिया तो पागल हो गया है, पर हमें भी थोड़ा संभल कर रहना होगा। सुना है गांव वाले अब लाठियां लेकर पहरा दे रहे हैं। अगर किसी ने हमारा ठिकाना देख लिया तो पंचायत की भीड़ हमें घेर सकती है। हमें रात को ही हमला कर देना चाहिए था सरदार। ये गुफा सुरक्षित तो है, पर यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। चुप कर काली, गब्बर किसी से नहीं डरता। उन भीगी बिल्लियों में इतनी हिम्मत नहीं कि इस घने जंगल में कदम भी रख सके। कल जब सूरज उगेगा तो चंदनपुर की गलियों में सिर्फ हमारा नाम गूंजेगा। सारा धन लूटकर हम पहाड़ियों के पार निकल जाएंगे। बस आज की रात
और फिर देखना गब्बर का असली जलवा क्या होता है। भर प्याला और जश्न मना। सरदार, मुझे कुछ आहट सुनाई दी। लगता है बाहर कोई है। क्या पता कोई गांव वाला यहाँ तक आ गया हो। मुझे जाकर देखना चाहिए। अगर कोई मुखबिर हुआ तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या पता कोई गांव वाला यहाँ तक आ गया हो। मुझे जाकर देखना चाहिए। अगर कोई मुखबिर हुआ तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ये आवाज कैसी थी? सरदार, आप यहीं रुकिए, मैं अभी उसकी गर्दन काट कर लाता हूँ। अरे बैठ जा काली, हवा चल रही होगी। इस जंगल में आने की हिम्मत सिर्फ मौत ही कर सकती है। तू बस अपनी तलवार तेज रख, कल हमें बहुत काम करना है। पी ले थोड़ा और। आज की रात हमारी आखिरी रात है इस गुमनामी में। कल तो हम चंदनपुर के नए राजा होंगे। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। गब्बर सिंह की भयानक आवाज ने उसके आलस को डर में बदल दिया था। लेकिन तभी उसे गौरी के ताने और वो 1000 सोने की मोहरें याद आईं। माधव ने अपनी जान हथेली पर रखी और एक ऐसा नाटक रचा जो मौत के मुंह से उसे बचा सके। भगवान, ये तो वाकई यमराज के दूत हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी बोटी बोटी कर देंगे। पर अब पीछे मुड़ने का रास्ता भी नहीं है। अगर खाली हाथ गया तो गौरी घर में घुसने नहीं देगी। माधव बेटा, अब अपनी अकल का घोड़ा दौड़ा और दिखा दे कि एक आलसी इंसान भी दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार हो सकता है। मुझे अंदर जाना ही होगा। ओ महाराज, ओ अन्नदाताओं, मुझे बचा लीजिए। चंदनपुर के उन जालिमों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी ने मुझे धक्के मारकर बाहर कर दिया क्योंकि मैं आप जैसा बहादुर बनना चाहता था। महाराज, मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी दिन रात सेवा करूँगा, आपके पैर दबाऊंगा, पर मुझे उन भेड़ियों के पास वापस मत भेजिए। सरदार, ये कोई गांव का जासूस लगता है। इसकी आंखों में छल दिख रहा है। मुखिया ने इसे हमारी खबर लेने भेजा होगा। सरदार, इजाजत दीजिए, अभी एक ही झटके में इसका सर धड़ से अलग कर देता हूं। ऐसे फटे हाल लोग अक्सर राजाओं के मुखबिर होते हैं। इसे जिंदा रखना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। रुक जा काली, देख तो सही, ये बेचारा तो अपनी छाया से भी डर रहा है। अरे ओ अभागे, क्या नाम है तेरा? और तू चंदनपुर को छोड़कर इस काल की गुफा में क्यों चला आया? क्या तुझे पता नहीं कि यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता? अगर तूने झूठ बोला तो तेरी जबान काटकर चील कौवों को खिला दूंगा। सच सच बता, कौन है तू? सरकार, मेरा नाम माधव है। गांव वाले मुझे आलसी कहकर चढ़ाते हैं और मुखिया मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैंने आपकी बहादुरी के किस्से पढ़े थे। मैं तो आपकी शोहरत सुनकर आया हूँ। मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे दीजिए। मैं आपके लिए बढ़िया खाना बनाऊंगा और आपकी गुफा की रखवाली करूंगा। मुझे मारिए मत महाराज, मैं तो आपका गुलाम हूँ। देखा कालिए, हमारी दहशत अब गांव के आलसियों को भी हमारा मुरीद बना रही है। ठीक है माधव, हम तुझे अपनी पनाह में रखते हैं, पर याद रखना, अगर तूने जरा सी भी चालाकी की तो गब्बर सिंह का नाम याद रखना। जा, पहले हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर। हमें बड़ी भूख लगी है। आज से तू हमारा सेवक है। माधव ने अपनी बातों के जाल में गब्बर सिंह को फंसा लिया था। वो दिन रात उनकी सेवा करता, उनके पैर दबाता और उन्हें गांव की झूठी खबरें सुनाता। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और डकैतों को माधव पर पूरा भरोसा हो गया कि वो वाकई गांव का सताया हुआ एक अभागा इंसान है। अरे माधव, मानना पड़ेगा, तूने पिछले 1 महीने में हमारी बड़ी सेवा की है। शुरुआत में मुझे तुझ पर शक था, पर अब लगता है कि तू वाकई हमारा वफादार है। तेरी बनाई रोटियों का स्वाद तो सरदार को भी पसंद आ गया है। तू अगर हमारे साथ रहा तो एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। ले, आज थोड़ा आराम कर ले, तू थक गया होगा। नहीं काली भाई, आपकी सेवा में ही तो मेरा जीवन सफल है। आप लोग तो शेर हैं और मैं तो आपकी परछाई हूँ। बस मुझे डर लगता है कि कहीं गांव वाले यहाँ हमला ना कर दें। सरदार की बहादुरी देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बस आप लोग हमेशा ऐसे ही सलामत रहें। आज मैं आप दोनों के लिए अपनी खास मसालेदार खिचड़ी बनाऊंगा। ओ मेरी नन्ही गुड़िया, मुझे माफ कर देना। ये गब्बर दुनिया के लिए डाकू है, पर तेरे लिए तो तेरा बाप ही है। लोग कहते हैं मैं पत्थर दिल हूं, पर उन्हें क्या पता कि तेरी जान बचाने के लिए मुझे ये पाप करने पड़ रहे हैं। हे ईश्वर, ये क्या देख रहा हूं मैं? खूंखार गब्बर सिंह रो रहा है। तो क्या ये सब डकैती इसने अपनी बीमार बेटी के लिए की है?
इसका मतलब ये दिल का बुरा नहीं बल्कि हालात का मारा है। अब मैं क्या करूं? इसे पकड़वाऊं या इसकी मदद करूं? मेरा मन अब दुविधा में है, पर मेरा वादा और वो 100 मोहरें। माफ करना सरदार, आपकी मजबूरी अपनी जगह है, पर आपने जो मासूमों का दिल दुखाया है उसकी सजा तो मिलेगी ही। ये जड़ी बूटी वाली खिचड़ी आप दोनों को गहरी नींद सुला देगी। फिर मैं आपको मुखिया के हवाले कर दूंगा। आपके इनाम के पैसों से शायद मैं आपकी बेटी की मदद कर सकूं। विधाता, मुझे माफ करना, पर मेरा काम यही है। होगी। वाह माधव, खुशबू तो वाकई कमाल की है। खिचड़ी अपना काम कर चुकी थी। खूनखार गब्बर और उसका साथी अब किसी मासूम बच्चे की तरह गहरी नींद में थे। अब मुझे इनको मुखिया के पास ले जाना चाहिए, लेकिन इन दोनों को मुखिया जी के पास कैसे ले जाऊंगा? इन दोनों का तो काफी वजन है। माधव जैसे तैसे करके उन दोनों को मुखिया जी के पास ले जाता है। मुखिया ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि एक आलसी इंसान इतने बड़े खमखार डाकू को पकड़कर ले आया। अरे ये क्या चमत्कार देख रहा हूं मैं। हमारा आलसी माधव, इसने वाकई गब्बर सिंह को पकड़ लिया। देखो, जिस डाकू के नाम से हम कांपते थे, आज वो माधव की हिम्मत के आगे लाचार पड़ा है। माधव, तुमने गांव का मान बढ़ाया है। लाओ, इसकी 1000 सोने की मोहरों की थैली लाओ। आज से तुम चंदनपुर के सबसे बड़े वीर कहलाओगे। मुखिया जी, मुझे फांसी दे दो या गोली मार दो, मुझे कोई गम नहीं, पर माधव, तूने मेरे भरोसे का खून किया है। हाँ, मैं डाकू हूँ, पर मैंने ये सब अपनी बीमार बेटी की जान बचाने के लिए किया था। मुखिया जी, मैंने आपसे और पास के राजा से हाथ जोड़कर मदद मांगी थी, पर आपने मुझे धक्का देकर निकाल दिया था। एक पिता अपनी औलाद को मरते नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने हथियार उठाए। गब्बर, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? क्या वाकई तुम्हारी बेटी इतनी बीमार है? अगर ऐसा है तो मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा है, पर कानून की नजर में डाकू सिर्फ डाकू होता है। तुमने मासूमों का माल लूटा है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन तुम्हारी बेटी के इलाज की जिम्मेदारी अब ये पंचायत लेती है। मुखिया जी, 500 मोहरें आप गब्बर सिंह की बेटी के इलाज के लिए रख लीजिए। गब्बर ने अपराध किया है, पर एक पिता का दर्द मैं समझ सकता हूँ। बाकी की 500 मोहरें मैं अपने घर ले जाऊंगा, ताकि गौरी को फिर कभी ताना न मारना पड़े। और सरदार, आपने मुझे जो प्यार और भरोसा दिया उसके लिए शुक्रिया। सजा काटकर वापस आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। तो दोस्तों, ये थी आलसी माधव की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा आलसी क्यों ना हो, अगर वो एक बार ठान ले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी मात दे सकता है। आलस शरीर में होता है, मन में नहीं, और सच्ची बहादुरी वही है जिसमें साहस के साथ साथ दया भी हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें और ज़्यादा मेहनत करने का हौसला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।